तो अगर तुमने ये 4 कॉन्जरिंग मूवीज देखी हैं तो तुम्हें पता होगा that these 4 movies are based on real life investigations of Ed and Lorraine Warren। लेकिन क्या तुम्हें इनके पीछे के रियल इंसिडेंट्स के बारे में पता है? So these are the 4 real cases that inspired these conjuring movies। So the year was 1971। पेरेंट फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी which was constructed back in 1736। लेकिन सभी फैमिली मेंबर्स को अपने नए घर में बहुत ही वियर्ड चीजें फील होने लगी। उन्हें हमेशा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन ये और डिस्टर्बिंग तब हो जाता है जब सभी फैमिली मेंबर्स को ह्यूमंस फिगर्स दिखने लगती हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन who was the mother of the parent family उस घर की हिस्ट्री में एक बहुत ही स्ट्रेंज बात नोटिस करती है कि उस घर में उसकी फैमिली की 8 जनरेशंस रही थी, जिसमें से किसी फैमिली के बच्चे पास की नदी में डूब जाते थे और लिटरली कई फैमिलीज ने सुसाइड भी कर लिया था। फिर कैरोलिन को पता लगता है कि उस घर में बहुत सारी इविल स्पिरिट्स हैं, लेकिन उनमें से एक स्पिरिट थी जो सबसे ज्यादा डेंजरस थी, जिसका नाम पेरेंट फैमिली बताती है बैथशेबा। अकॉर्डिंग टू एंड्रिया जो कि कैरोलिन की बेटी थी, इन द मिड 1800s उस घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था बैथशेबा शर्मन। आल्सो शी वाज रूमर्ड टू हैव बीन बोथ अ सैटनिस्ट एंड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन तब भी पेरेंट फैमिली उस घर में लगभग 10 सालों तक रही थी, जिसके बीच में वॉरेन्स बहुत ट्राई करते हैं उस घर में से उस इविल स्पिरिट को बाहर निकालने का, लेकिन वो इविल स्पिरिट कैरोलिन को पोजेस कर लेती है। जिसके बाद एंड्रिया बताती है कि कैसे उसकी माँ उस टाइम पर बहुत ही क्रीपी आवाज में ऐसी लैंग्वेज बोलने लगी थी जो ना ही उसकी माँ की आवाज थी और ना ही वैसी कोई लैंग्वेज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। इस इंसिडेंट के बाद रोजर पेरेंट ने वॉरेन्स को अपने घर से बाहर निकाल दिया और फिर से पेरेंट फैमिली वहाँ पर रहने लगी until 1980 when they finally moved out। लेकिन जैसे ही वो अपना घर चेंज करते हैं, उनके साथ होने वाली सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, जिस रियल केस से बाद में बनती है द कॉन्जरिंग। बट आल्सो लेटर एंड्रिया स्टेटेड दैट द फिल्म इज ओनली 5% एक्यूरेट अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट द नेक्स्ट केस हैपेंड इन लंदन, जहां अगस्त 1977 में जेनेट होजसन, वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन ऑफ पैगी होजसन, अपनी माँ को बताती है कि कैसे रात को उसका बेड अपने आप हिलने लगा था और अगले ही दिन पैगी सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज सुनती है। उसे लगता है कि शायद बच्चे शरारत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो चेक करने के लिए रूम में एंटर होती है, एक बहुत बड़ी चेस्ट स्लाइड होकर उसके पास आ जाती है, जिसे वो वापस पीछे कर देती है, लेकिन वो फिर से उसी तरफ स्लाइड हो जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए अपने नेबर्स के पास भागती है, जहाँ विक हु वाज द फादर ऑफ द नेबर फैमिली चेक करने के लिए उस घर में जाता है, वेयर ही आल्सो एक्सपीरियंस्ड समथिंग स्ट्रेंज इन दैट हाउस। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन बाद में एक फीमेल ऑफिसर बताती है कि जब वो उस घर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब उसने एक बहुत ही बड़ी आर्म चेयर को खुद ब खुद हिलते हुए देखा था, जिसकी वजह से उनके घर के सामने प्रेस एंड इन्वेस्टिगेटर्स की भीड़ लग जाती है, जिनमें से एक आदमी जिसका नाम था ग्रैम मॉरिस। बेसिकली ही वाज द मैन हु कैप्चर्ड द मोस्ट फेमस फोटोज ऑफ जेनेट। लेकिन एड एंड लोरेन ओनली स्पेंट 1 day on this case, but at the same time there was a man named Guy Playfair जिसने उस फैमिली के ऊपर एक बुक लिखी थी। अपनी बुक में गाय ने ये भी लिखा था कि कैसे जेनेट ने कुछ इंसिडेंट्स जानबूझकर फेक किए थे, लेकिन उसका मानना था कि एक फेक इंसिडेंट करने से पूरा का पूरा केस फेक नहीं हो जाता, बाकी सारी इंसिडेंट्स जेन्युइन थी और फिर इसी केस पर बनती है द कॉन्जरिंग 2। लेकिन आखिर कैसे? ये अगला केस एड एंड लोरेन वॉरेन की लाइफ का मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस बन जाता है। इस केस की शुरुआत होती है 1981 में, जब एक लड़का जिसका नाम था डेविड ग्लेट्जर अपने रेंटेड घर की सफाई कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बुढ़ा आदमी उसे वार्न करता है कि अगर उसकी फैमिली इस घर में रहने आई तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा, और इसीलिए डेविड ये पूरी बात अपनी बहन डेवी ग्लेट्जर एंड उसके बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन को बताता है। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद डेविड अपने काम से बचने के लिए बहाने बना रहा है, इसलिए वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद
बाद डेविड को नाइटमेयर्स आने लगे थे। हिज बिहेवियर टोटली चेंज एंड उसकी बॉडी पर ऐसे निशान थे जैसे कि वो खुद को ही स्क्रैच कर रहा था। फिर ऐसे ही 12 दिन बीत जाते हैं। देन फाइनली फैमिली कॉल्ड एड एंड लोरेन वॉरेन टू इन्वेस्टिगेट, जहाँ पर लोरेन बताती है कि उसने डेविड के आसपास एक अजीब सा काला धुआं देखा है जो कि साइन था एक मलेवलेंट स्पिरिट का, इन सिंपल वर्ड्स एक इविल स्पिरिट का। आल्सो लोरेन क्लेम्ड दैट डेविड इज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल पोजेशंस, इसलिए उस इविल स्पिरिट को डेविड से निकालने के लिए उसके ऊपर मल्टीपल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए गए थे। लेकिन एक एक्सोर्सिज्म के टाइम एक इविल स्पिरिट आर्ने जॉनसन, जो कि डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड था, उसे पोजेस कर लेती है। लेकिन अभी मैं तुम्हें इस केस की जिन रियल डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी हैं। तो डेट थी फरवरी 16, 1981। आर्ने अपनी गर्लफ्रेंड डेवी, उसकी बहन वोंडा एंड उसकी कजन मैरी को उनकी जॉब में ज्वाइन करता है। लेकिन उस टाइम पर एलन बोनो, हु वाज द लैंडलॉर्ड एट दैट टाइम, उसने सभी को लंच पे बुलाया था। लेकिन डेवी को वहाँ कुछ अजीब लगता है और इसीलिए वो अपनी बहन वोंडा एंड कजन मैरी को बाहर पिज्जा खिलाने ले जाती है। और जैसे ही वो 3 लड़कियां वापस आती हैं, वो देखती हैं कि एलन वाज हेवीली ड्रंक, इसलिए वो वहाँ से निकलने का ट्राई करती हैं। लेकिन एलन मैरी को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर आर्ने आ जाता है और एक पॉकेट नाइफ से बोनो को मल्टीपल टाइम्स स्टैब कर देता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आर्ने ने बोनो की चेस्ट में कई बार स्टैब किया था और एक कट इतना ज्यादा डीप था कि नाइफ से उसके पेट को उसके दिल तक चीर दिया था। देन पुलिस को जॉनसन क्राइम सीन से 3 माइल्स दूर मिलता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, आर्ने को कुछ भी याद नहीं था कि उसने एलन के साथ क्या कर दिया था। बट द थिंग्स गोट इवन मोर स्केरियर जब क्राइम के एक दिन बाद लोरेन पुलिस को फोन करके बताती है कि व्हेन ही स्टैब्ड एलन बोनो, आर्ने वाज पोसेस्ड एट दैट टाइम। दिस केस बिकेम फेमस बिकॉज इट्स द फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री जिसमें एक्यूज्ड के ऊपर डेमोनिक पोजेशन का दावा किया गया था। लेकिन तब भी आर्ने जॉनसन स्पेंट 5 years ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन एंड दिस बिकेम द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस ऑफ एड एंड लोरेन वॉरेन, जिससे बनती है द कॉन्ज्यूरिंग डेविल मेड मी डू इट। लेकिन ये वॉरेन्स का लास्ट केस नहीं था। हमारी लास्ट स्टोरी शुरू होती है साल 1973 में, जब तूफान के कारण जैक एंड जेनेट स्मर्ल अपना घर खो देते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ एक नया घर लेते हैं इन पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर स्मर्ल फैमिली क्लेम करती है कि शायद उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि उनके साथ बहुत ही अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। कभी बहुत ही क्रीपी आवाजें आना और कभी घर में से बहुत गंदी स्मेल आना। इसलिए 1986 में दे कॉल्ड एड एंड लोरेन टू इन्वेस्टिगेट। अकॉर्डिंग टू लोरेन, उस घर में 4 एंटिटीज थी, जिनमें से 3 ह्यूमन स्पिरिट्स थी और एक डीमन स्पिरिट। और उनकी इन्वेस्टिगेशन के पहले ही दिन दिस इज व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड। The television lit up, but it wasn't plugged in. Then all the things that were on the bureau began to ding. जिसके बाद वॉरेन्स उन स्पिरिट्स को निकालने के लिए फैमिली को रिकमेंड करते हैं कि वो एक प्रीस्ट को बुलाएं, बट द चर्च डिनाइड देयर रिक्वेस्ट। इसलिए वॉरेन्स फादर रॉबर्ट मैकहेना को बुलाते हैं, जो उस घर में 2 एक्सोर्सिज्म्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो दोनों ही अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड दिस इज द इमेज व्हेन स्मर्ल टुक देयर स्टोरी इनटू प्रेस। जिसके बाद एक और प्रीस्ट उस घर में एक्सोर्सिज्म करता है, जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। और उस एक्सोर्सिज्म के बाद स्मर्ल फैमिली के साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती। सो यस, ये थे द रियल पैरानॉर्मल केसेस बिहाइंड दीज 4 कॉन्जरिंग मूवीज। लेकिन उन्होंने इस मूवी को एंगेजिंग बनाने के लिए लगभग स्टोरीज को थोड़ा थोड़ा एग्जैजरेट भी किया है। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।